फिल्म दूर के भविष्य में खुलती है, जहां दुनिया अधिक जनसंख्या और प्रदूषण के कारण पतन के कगार पर है। एक स्थायी मोटी धुंध है जो उजाड़ शहरों पर बस गई है, इसलिए लोगों को बाहर निकलने पर श्वास मास्क पहनना चाहिए। एक दिन राष्ट्रपति ने घोषणा की कि सरकार ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने का फैसला किया है। उन्होंने खुलासा किया कि अतीत में उन्होंने अपने लोगों के पक्ष में इच्छा मृत्यु और सामूहिक नसबंदी जैसे उपायों को खारिज कर दिया है। हालांकि दुनिया के देश अब सर्वसम्मति से सहमत हो गए हैं कि अगले 30 वर्षों तक कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। अब से पाए गए किसी भी नवजात शिशु को मार दिया जाएगा और उनके माता पिता को भी मार दिया जाएगा। बाहर मास्क पहने लोगों का एक समूह इस फैसले का जोरदार विरोध कर रहा है। राष्ट्रपति तब कहते हैं कि उन महिलाओं के लिए एक अपवाद बनाया गया है जो वर्तमान में गर्भवती है। इन नवजात शिशुओं को सिस्टम में पंजीकृत किया जाएगा और एक इलेक्ट्रॉनिक छाप दी जाएगी। इस तरह यदि कोई अनधिकृत शिशुओं को वैध मानने की कोशिश करता है तो उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। यह दृश्य 8 साल बाद बदल जाता है, जब दुनिया अभी भी धुंधली और भीड़ भाड़ वाली है। हम बेबीलैंड नामक एक बड़े निगम को देखते हैं, जहां जोड़े पितृत्व की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए रोबोट बच्चों को उठा सकते हैं। वहां एक सेल्समैन एक जोड़े को एक रोबोट बच्चा दिखा रहा होता है जो चल सकता है और बुनियादी बातचीत कर सकता है। वह बताते हैं कि इन रोबोटों को खिलाया जाना चाहिए, ध्यान दिया जाना चाहिए और यहां तक कि बीमारी का अनुकरण भी कर सकते हैं, ताकि माता पिता यथार्थवाद की भावना का अनुभव कर सके। ग्राहक बच्चे के लिए एक नाम देता है, जिसके बाद सेल्समैन इसे सक्रिय करता है। इसके बाद रोबोटिक बच्चा कहने लगता है, आई लव यू मम्मी, जिससे महिला बहुत भावुक हो जाती है। वह रोबोट को गले लगाती है और उसे बताती है कि वह भी उससे प्यार करती है। ये लोग पहचान से परे टूट गए हैं। इस बीच हम एक और जोड़े रस और कैरोल को देखते हैं, जो एक बच्चा पाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कैरोल दृश्य देखकर घबरा जाती है और अपने पति के साथ उसका पीछा करती है। इसके बाद वे बाहर जाते हैं, जहां पुलिस ने एक छोटे बच्चे को हिरासत में लिया है। उसकी मां का दावा है कि वह 8 साल का है, लेकिन अधिकारी उस पर विश्वास नहीं करते हैं। जल्द ही महिला और उसके बच्चे को पकड़ने के लिए एक विशाल गुंबद आता है, लेकिन आखिरी मिनट में पुलिस लड़के को स्कैन करती है और इलेक्ट्रॉनिक छाप की खोज करती है, जो साबित करती है कि वह अधिकृत है। अगले दृश्य में रस और कैरोल अपने कार्यस्थल पर जाते हैं, जो एक संग्रहालय है। हम देखते हैं कि संग्रहालय जीवित लोगों के बजाय भरवान जानवरों को प्रदर्शित करता है और आगंतुक उनसे मोहित हो जाते हैं। मुझे लगता है कि राजकुमारी डायना संस्करण है। यह पता चला है कि मनुष्यों को छोड़कर सभी प्रजातियां बहुत लंबे समय से विलुप्त है। संग्रहालय में अन्य विलुप्त वस्तुएं जैसे कार और गैसोलीन भी है। अपराधियों की एक गैलरी भी है, जो राजनेताओं और धार्मिक नेताओं को अधिक जनसंख्या की अनुमति देकर पर्यावरणीय क्षति के लिए दोषी ठहराती है। फिर हम रस और कैरोल को घर जाते हुए देखते हैं और एक अन्य जोड़े जॉर्ज और एडना के साथ रात का खाना खाते हैं। लेकिन क्षण भर बाद आगंतुक तालियां बजाना शुरू कर देते हैं और हमें पता चलता है कि यह संग्रहालय प्रदर्शनी का हिस्सा है, जो 1970 के दशक में जीवन की तरह था। शाम को कैरोल घर जाती है और अपने चिकित्सक के साथ एक वीडियो कॉल करती है। वह उसे सूचित करती है कि वह आज बच्चे की दुकान पर गई थी, लेकिन आखिरी समय में घबरा गई और चली गई। वह यह भी दावा करती है कि वह इस दुनिया को नहीं समझती है और बहुत दुखी है। कैरोल स्वीकार करती है कि उसके पास एक अच्छा घर और ताजा भोजन के साथ दूसरों की तुलना में एक विशेषाधिकार प्राप्त जीवन है। जब डॉक्टर पूछता है कि क्या गलत है, तो वह कबूल करती है कि वह एक असली बच्चा चाहती है। हालांकि उसके डॉक्टर ने इस विचार का कड़ा विरोध करते हुए दावा किया कि यह असंभव है। वह उसे सलाह देता है कि वह ऐसी चीजों के बारे में न सोचे और इस प्रणाली को अपनी वास्तविकता के रूप में स्वीकार करे। अगले दिन कैरोल ट्वाइलाइट सिटी नामक एक जगह का दौरा करता है, जो देश के बुजुर्ग लोगों का घर है। वहां वह हेरिक नाम के एक पारिवारिक डॉक्टर से मिलती है, जिसने जन्म के समय उसे जन्म दिया था। कैरल उसे याद दिलाती है कि वह कौन है, लेकिन वह बहुत उदास दिखाई देता है और इस बारे में बड़बड़ाता है कि दुनिया कितनी भयानक हो गई है। वह इस बात पर विचार करता है कि कैसे उन्होंने कैंसर पर विजय प्राप्त की और कई चीजें हासिल की, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सब व्यर्थ है। यह सुनकर कैरोल दुखी महसूस करती है और बिना कुछ कहे चली जाती है। घर लौटते समय वह एक महिला को सड़कों पर दौड़ते हुए देखती है, बार बार चिल्लाती है, बेबी। यह पता चला है कि महिला ने एक जोड़े की खोज की है, जिसने अवैध रूप से एक बच्चे को जन्म दिया था। कुछ ही समय बाद पुलिस एक बड़ी भीड़ के साथ पहुंचती है और हर कोई जोड़े पर आरोप लगाना शुरू कर देता है। बेचारा पति पत्नी रेहम की भीख मांगते हैं, लेकिन गुस्साई भीड़ उन्हें घेर लेती है। इस समय विशाल गुंबद आकाश से उतरता है और अपराधियों को उसके अंदर रखा जाता है। अब उन्हें दम घुटने और मारे जाने से पहले अपने बारे में सोचने के लिए 12 घंटे के लिए छोड़ दिया जाएगा। परिवार को गुंबद में बंद करने के बाद जिस महिला ने उन्हें रिपोर्ट किया था, उसे मुफ्त राशन कार्ड दिया जाता है, जिससे वह बहुत खुश होती है। इस बीच कैरोल भयानक दृश्य से गहराई से हिल जाती है
और चुपचाप घर चली जाती है। शाम को वह और रस प्यार करते हैं, जिसके बाद वह अचानक बताती है कि वह गर्भवती है। कैरोल का कहना है कि वह बच्चे को रखना चाहती है, लेकिन रस मना कर देता है और उससे छुटकारा पाने के लिए कहता है। निराश महसूस करते हुए वह बाथरूम में जाती है, जहां गर्भावस्था की गोपनीयता को समाप्त करने के लिए एक बटन के साथ एक गर्भपात बूथ होता है, लेकिन वह इसका उपयोग करने के लिए खुद को नहीं ला सकती है और बच्चे को रखने का फैसला करती है। इस बीच बेडरूम में रस मशीन को युद्धरत सुनता है और संतुष्ट महसूस करता है। अगले दिन हम उनके पड़ोसी एडना को उनके चिकित्सक के साथ एक वीडियो कॉल पर देखते हैं। यह पता चला है कि उसने एक रोबोट बच्चे को गोद लिया है, लेकिन वह शिकायत करती है कि यह वास्तविक नहीं लगता है और सिर्फ प्लास्टिक है। चिकित्सक उसे सलाह देता है कि वह अपने बच्चे को न छोड़े, यह कहते हुए कि वह उसके बिना खो जाएगा। एडना अभी भी झिझक रही है, लेकिन कुछ समझाने के बाद वह अंततः रोबोट उठाती है और उसे पालना शुरू कर देती है। मुझे उन स्तनों को दिखाओ, माँ। दृश्य फिर कई महीनों बाद बदल जाता है। क्रिसमस के समय के आसपास सरकार छुट्टियों के मौसम का जश्न मनाने के लिए राशन सेवन में वृद्धि की घोषणा करती है। फिर हम कैरल और उसके पति को बिस्तर पर देखते हैं, जहां वह आखिरकार घोषणा करती है कि वह 4 महीने की गर्भवती है। यह गरीब रस को झटका देता है और वह दावा करता है कि वे गंभीर संकट में पड़ जाएंगे। हालांकि जब कैरल जोर देकर कहती है कि वह जोखिम लेना चाहती है, तो उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वह बस उसे कुछ महीनों के लिए छिपाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे अपनी गर्भावस्था को कवर करना है। अगले दिन रस अपनी पत्नी को अपने घर के बंकर में ले जाता है, जिसे परमाणु हमलों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। बाद में वह एडना और जॉर्ज के घर जाता है और बताता है कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया है। यह सुनकर युगल उसके लिए खेद महसूस करता है और उसे खुश करने की कोशिश करता है। एडना तब अपने पति और रोबोट बच्चे को सोने के लिए भेजती है, यह कहते हुए कि बहुत देर हो चुकी है। लेकिन उसके बाद वह अप्रत्याशित रूप से उसके मना करने के बावजूद रस के साथ बाहर निकलना शुरू कर देती है। स्थिति बहुत तनावपूर्ण प्रतीत होती है, लेकिन फिर हम ताली बजाने की आवाज सुनते हैं। पता चला कि वे अभी भी संग्रहालय में है। 1970 के दशक में जीवन को फिर से लागू करते हुए, जहां स्विंगर संस्कृति, मुफ्त प्यार, असुरक्षित यौन संबंध और कंडोम की कमी सभी एक शानदार वास्तविकता थी। इसके बाद हमें कुछ महीनों बाद ले जाया जाता है, जहां कैरोल भारी गर्भवती है और आराम करने के लिए घर पर ऊपर आती है। जैसे ही दंपति नीचे जाने की तैयारी करता है, वे गलती से होम टेली हेल्थ सेवाओं को सक्रिय कर देते हैं और टीवी पर एक डॉक्टर दिखाई देता है। रस समय के साथ इसे बंद करने का प्रबंधन करता है, लेकिन तनाव के कारण कैरोल को उसके पेट में गंभीर दर्द का अनुभव होता है। अगले दिन रस संग्रहालय पुस्तकालय का दौरा करता है और टेपेस्ट्री के बारे में वीडियो देखना शुरू करता है। फिर वह समय से पहले जन्म के बारे में वीडियो पर स्विच करता है, लेकिन जैसे ही वह वीडियो पर क्लिक करता है, उसे शीशों के हॉल के साथ एक लाल कमरे में ले जाया जाता है। एक सुरक्षा गार्ड तब उससे सवाल करता है कि वह समय से पहले जन्म के बारे में जानने की कोशिश क्यों कर रहा है। रस बताते हैं कि वह टेपेस्ट्री के बारे में जानने का इरादा कर रहे थे और गलती से गलत वीडियो पर क्लिक कर गए। शुक्र है, कर्मचारी उसकी कहानी खरीदता है और उसे अभी के लिए हुक से बाहर कर देता है, ज्यादातर दया से बाहर, क्योंकि दोस्त को कुछ उबाऊ गधे शौक है। इसके बाद रस जल्दी घर जाता है, जहां उसकी पत्नी संकुचन का अनुभव कर रही है और अत्यधिक दर्द में है। वह बच्चे के जन्म में उसकी सहायता करता है और कुछ कठिनाई के बाद वह अंत में एक बच्चे को जन्म देती है। दंपति बहुत खुश है और उसका नाम जेसी रखने का फैसला करता है। अगले दिन रस बेबी लैंड जाता है, जहां वह परिवार के लिए एक रोबोट बच्चा खरीदता है। इसके बाद दंपति ने एक और कहानी करते हुए कहा, कैरोल अपने पति के पास लौट आई है और एक रोबोट बच्चे को गोद लेने के लिए सहमत हो गई है। ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, जब तक कि एक दिन जेसी अचानक बीमार हो जाती है। एक चिंतित कैरोल उसे घुमक्कड़ में शहर के चारों ओर धक्का देती है, यह दावा करते हुए कि यह रोबोट बच्चा है। रास्ते में उसे एक महिला से संपर्क किया जाता है जो बच्चे को देखना चाहती है, लेकिन कैरोल मना कर देती है और जल्दी से चली जाती है। इस बीच एडना इसे दूर से देखती है और संदिग्ध हो जाती है। कुछ ही समय बाद कैरोल ट्वाइलाइट सिटी पहुंचती है, जहां वह डॉक्टर बच्चे को देखकर प्रसन्न होता है और उसकी जांच करने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि वह कुछ भी गलत नहीं पाता है और पुष्टि करता है कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। इससे कैरल को राहत मिलती है और वह जाने से पहले उसे बहुत धन्यवाद देती है। जेसी के साथ घर लौटने पर वह एडना को उसका इंतजार करते हुए देखकर चौंक जाती है। महिला ने अपने रहस्य का पता लगा लिया है, जिससे कैरोल बहुत डर जाती है। हालांकि एडना ने उसे आश्वासन दिया कि वह किसी को नहीं बताएगी और वह सिर्फ बच्चे को देखना और छूना चाहती है। कैरल अनिच्छुक है, लेकिन वह अंततः अनुरोध में देती है। एक असली बच्चे का स्पर्श एडना को खुशी से भर देता है और वह संतुष्ट होकर वहां से निकल जाती है। अगले दिन वह जॉर्ज को बच्चे से मिलने के लिए साथ लाती है। वे दोनों बहुत उत्साहित दिखाई देते हैं और यह स्पष्ट है
कि वे हमारे नायक से ईर्ष्या करते हैं। वे वादा करते हैं कि वे रहस्य का खुलासा नहीं करेंगे और बच्चे को पालने में मदद करने की पेशकश करेंगे। कैरोल और रस तुरंत मना कर देते हैं, लेकिन दंपति जोर देकर कहते हैं कि वे केवल परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं। इससे असली माता पिता के पास कोई विकल्प नहीं बचता है, लेकिन उन्हें जेसी से मिलने के लिए कभी कभी आने देते हैं। बाद के दिनों में उन्मत्त युगल बच्चे की जांच करने के लिए अक्सर यात्रा करना शुरू कर देता है, लेकिन वे रिपोर्ट होने के डर से चुप रहते हैं। स्थिति तब और खराब हो जाती है जब एडना अपने माता पिता की अनुमति के बिना बच्चे को अपने घर से बात करना शुरू कर देती है। वह और जॉर्ज अंतः मांग करना शुरू कर देते हैं कि उन्हें अब से वैकल्पिक दिनों में जेसी के साथ समय बिताने की अनुमति दी जाए और पर्याप्त हमारे नायक जोड़े की सवारी पाने के लिए एक भागने की योजना बनाने का फैसला करते हैं। वे निकटतम निष्पादन वर्ग का पता लगाते हैं और एक सुरंग खोदना शुरू करते हैं अपने बंकर से, जो अगले दिन उस स्थान की ओर जाता है। जॉर्ज और एडना जेसी को लेने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन सही माता पिता उसे सौंपने से इनकार कर देते हैं। एक गर्म बहस की ओर जाता है और दुष्ट दंपति अंतः बच्चे को दूर ले जाने का प्रबंधन करता है। हालांकि एडना जल्द ही सीखती है कि बच्चा वास्तव में एक रोबोट है। इससे उसे इतना गुस्सा आता है कि वह एक पागल की तरह चिल्लाना शुरू कर देती है और रोबोट को नष्ट कर देती है। वह और उसका समान रूप से पागल पति फिर पूरे शहर में चिल्लाना शुरू कर देते हैं, यह दावा करते हुए कि एक और जोड़े ने रस और कैरोल के घर पहुंचने के तुरंत बाद अपने बच्चे को चुरा लिया और तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बच्चे के साथ दंपति विरोध नहीं करता है और एक दृश्य पैदा किए बिना आत्मसमर्पण करता है। फिर उन्हें निकटतम निष्पादन वर्ग में ले जाया जाता है, जहां उन्हें रखा जाता है। इसे पूरी तरह से अदृश्य बनाने के लिए चित्रित किया जाता है और 12 घंटे के बाद अपराधियों का दम घुट जाएगा। इस बीच एडना को अपने दोस्त की रिपोर्ट करने के लिए राशन कार्ड दिया जाता है, लेकिन वह इसे अस्वीकार कर देती है और अंतिम दृश्य में उन्माद से चिल्लाना शुरू कर देती है। हम गुंबद के अंदर रस और कैरोल देखते हैं, कुछ उपकरण निकालते हैं जो उन्होंने छिपाए थे। वे तुरंत गंदगी के माध्यम से खुदाई शुरू करते हैं और कुछ घंटों के बाद उस सुरंग पर पहुंचे जिसे उन्होंने पहले खोदा था। दंपति फिर एक बेड़ा पर चढ़ते हैं और कसम के माध्यम से सवारी करते हैं। वे अंततः एक झील के पार पैडल मारते हैं और बिना किसी दृश्य प्रदूषण के एक दूरस्थ द्वीप तक पहुंचते हैं। यह दंपति को बहुत खुश करता है, क्योंकि वे यहां अपने बच्चे के साथ एक नई शुरुआत करने की उम्मीद करते हैं। हालांकि उनके लिए अनजान पास का एक संकेत इंगित करता है कि 1978 में दफन पुरानी परमाणु मिसाइलों के कारण द्वीप अभी भी रेडियोधर्मी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।